हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो आर्थिक दशा है वो किस प्रकार की थी। इससे पिछले की वीडियो में हमने जो गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा की थी, उसकी सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक दशा के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास में ये हमारी बुक कवर कर रहे हैं। इस बुक का नाम है आपकी परीक्षा वाणी की ये बुक है, वो इस बुक को हम शुरू से आखिर तक कंप्लीट कवर करेंगे। आठवीं शताब्दी में आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक समुन्नत कृषि व्यवस्था की उत्पत्ति के साथ साथ नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण का भी आविर्भाव हुआ। यानी इस आठवीं शताब्दी में द्वितीय नगरीकरण की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व कृषि, पशुपालन, शिल्पोद्योग व व्यापार में इससे पूर्वकालीन स्थिति की तुलना में प्रगति देखने को मिलती है। तो इसमें व्यापार हुआ, वाणिज्य हुआ, उद्योग हुआ, शिल्प हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। इस काल में जो है कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। कौन सी? कृषि योग्य। इस काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। क्षेत्र को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता था। बड़े भूस्वामियों को गृहपति कहा जाता था। जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें हम बोलते थे गृहपति। खेतों के स्वामित्व संबंधी विवादों का निपटारा ग्राम भोजक द्वारा किया जाता था। जो खेतों का जो निपटारा होता था वो कौन करता था? ग्राम भोजक के द्वारा किया जाता था। और ग्राम भोजक ग्राम सभा का प्रमुख मुखिया हुआ करता था। ग्राम सभा का प्रमुख जो था वो मुखिया होता था। यही ग्राम सभा का प्रशासन संचालन करती थी। यानी कि अगर कोई खेतों से संबंधी कोई विवादों का निपटारा हो गया तो ग्राम भोजक करता था। ग्राम भोजक जो था वो एक गांव थी, गांव ग्राम सभा थी, उसका मुखिया हुआ करता, जैसे कि प्रधान है आज के दौर में। इस समय कृषि में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। कृषि संबंधी लोहे उपकरणों के प्रयोग से खेतों की गहरी जुताई बुआई संभव हुई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। यानी कि कृषि की शुरुआत हुई और लोहे का प्रयोग भी शुरू हुआ। इस काल में हल के लिए नंगल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हल के लिए कौन सा? नंगल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। हल के लिए एक वर्ड आया नंगल, ठीक। किसानों ने अपने उपयोग के अधिक उत्पादन किया, जिसे अधिशेष उत्पादन कहा जाता है। किसानों ने जो करा, जितना यूज़ होता था मटेरियल उससे ज़्यादा उत्पादन किया, तो उसको बोला अधिशेष उत्पादन। कृषि में सिंचाई हेतु नहर, कूप, नालियों का प्रयोग होता था। गेहूँ, जौ, धान, लहसुन, कपास, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन होता था यहाँ पर। तो आपका गेहूँ हो गया, जौ, दलहन, कपास एवं गन्ना आदि फसलों का उत्पादन होता था। इन फसलों का उत्पादन हुआ इस समय। लेकिन फल वालों वृक्षों में आम का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। यदि फल जो बात करें, फल में सबसे अधिक जो उत्पादन हुआ है किसका? आम का। तो आम के वृक्षों का सर्वाधिक उत्पादन हमें देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए आम के 4 प्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। तो गौतम बुद्ध ने आम के 4 प्रकार बताए थे, जैसे कच्चे आम, पके आम, कच्चे परंतु पकने लगे आम, पके किंतु कच्चे पकने लगे आम। 4 प्रकार के आम थे। पहला हो गया आपके कच्चे आम, फिर दूसरा हो गया पक्के आम, फिर आम तो कच्चे थे परंतु पकने लगे थे ये वाले, वो पक्के थे किंतु कच्चे लगने लगे आम। इस तरह के आमों का उल्लेख किया है गौतम बुद्ध ने। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी इस समय का प्रमुख व्यवसाय था। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को संपत्ति की संज्ञा दी गई है। तो एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ में सुत्त निपाय। सुत्त निपाय में गाय को संपत्ति, यानी कि इस गाय के माध्यम से वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, यानी कि आदान प्रदान होता था, तो उसकी संज्ञा प्रदान की गई है। चारागाह के लिए वन या दास शब्द प्रयोग हुआ है तथा चारवाहों के लिए गोपालक शब्द का प्रयोग हुआ है। वन के लिए दास शब्द का प्रयोग हुआ है, वो जो चारावाह थे उनके लिए गोपालक शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम शिल्प व उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। शिल्प और उद्योग में, शिल्प व उद्योग, जातक कथाओं में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। किसमें? जातक कथा में 18 प्रकार के शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसे बड़की मतलब बढ़ई, लोहार, चर्मकार, कम्हार, धातुकर्मी, पाषाण कोटक यानी कि पाषाण का काम करने वाला, यानी कि पत्थरों के औजार बनाने वाला,
जुलाहे, कुम्हार, मालाकार, वेद, ज्योतिषी आदि 18 प्रकार के शब्द जो शिल्प हैं उनका उल्लेख हमें मिलता है। इनमें से कुछ हीन शिल्प माने जाते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो हीन शिल्प माने जाते हैं, जैसे शिकारी, मछुए, बोचड़, कर्मकार, गायक, नर्तक, जोहरी, नापित, इशुकार, बर्तन बनाने वाले आदि को हम हीन शिल्पकार माना जाता है, इन आदि को। अब हम कुछ व्यापार वाणिज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यापार वाणिज्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है 8वीं शताब्दी में। इस काल में देसी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार का उल्लेख हमें मिलता है। देसी और विदेशी व्यापार के दोनों प्रकार का उल्लेख मिलता है। नगरीकरण की प्रक्रिया कैसी थी, इसका उल्लेख हमें मिलता है। श्रेणियों तथा मुद्रा के प्रचलन आदि ने व्यापार वाणिज्य के विकास व विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई। जातक कथा में विभिन्न व्यापारिक मार्गों का हमें उल्लेख मिलता है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों नगरों को जोड़ते थे। तो इस काल में देसी और विदेशी दोनों क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत की यदि बात करें, उत्तरी भारत में का सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ था। व्यापारिक मार्ग कौन था? उत्तरापथ था, जो ताम्रलिपि से तक्षशिला तक विस्तृत था। जो कहाँ से लेके? ताम्रलिपि से लेकर तक्षशिला तक विस्तृत था। इस मार्ग पर अनेक प्रसिद्ध नगर अवस्थित थे, जैसे आपका श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगीर। ये कुछ नगर ऐसे थे जो उत्तरापथ पर व्यापारिक मार्ग के लिए स्थित थे। एक व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती प्रतिष्ठान तक जाता था। श्रावस्ती होगा जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती एक फेमस जगह मानी जाती है। तो ये व्यापारिक मार्ग प्रतिष्ठान तक जाता था। सूत्र निपात में के अनुसार दक्षिण और पश्चिम के व्यापारिक मार्ग कौशाम्बी में आकर मिलते थे और यहाँ से व्यापारी कौशल मगध को जाया करते थे। मथुरा से उज्जैनी होते हुए लोग एक मार्ग दक्षिणापथ कहा जाता था कि दक्षिण पथ जाते थे इस तरह से लोग। और स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग का भी प्रयोग किया गया है। स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग, जैसे नदी से, समुद्र से भी व्यापार होता था। गंगा नदी से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग का पश्चिम में अंतिम स्थल सहजाती था। पश्चिम में कौन सा स्थल था? सहजाती था। यहाँ से व्यापारी यमुना नदी का अनुसरण कर कौशाम्बी नदी तक जाते थे व्यापारी। जातक ग्रंथों में व्यापारियों के कारवा का उल्लेख हमें मिलता है। तो जातक ग्रंथ है, उसमें व्यापारियों का कारवा यानी इकट्ठा होकर जाता था, उसका हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें 500 से 1000 गाड़ियाँ का काफिला होता था। 500 से लेकर के 1000 गाड़ियाँ होती थी। ये किसमें? जातक ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है। जब बुद्ध राजगीर की यात्रा कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात बेलथा नामक एक व्यापारी से हुई थी, जो 500 गाड़ियों में चीनी का सीरा ले जा रहा था। तो जब गौतम बुद्ध राजगीर की यात्रा कर रहे थे तब उनकी एक मुलाकात बेलथा नामक एक व्यक्ति से हुई थी, जो 500 गाड़ियों के साथ चीनी का सीरा लेकर जा रहा था, जिसे मिट्टी के घड़े में रखा गया था। और ये चीनी का सीरा काय में था? मिट्टी के घड़ों में रखा गया था। इसकी मुलाकात इससे हुई थी। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई, व्यापारी जो करते थे गाड़ियों से भी, यानी कि कारवा होता था और गाड़ियों से व्यापार किया करते थे। फिर गौतम बुद्ध जो हैं पाबा से कुशीनगर जाते हुए बुद्ध ने पुक्कुस मलपुत्र के नेतृत्व में एक कारवा देखा था। पाबा से कुशीनगर गए गौतम बुद्ध, वहाँ पर इन्होंने इसकी मुलाकात एक पुक्कुस मलपुत्र से हुई थी और एक कारवा देखा था। निदान कथा के अनुसार अनाथ पिंडक जब 500 गाड़ियों के साथ राजगीर की यात्रा कर रहा था तभी उसने बुद्ध को पहली बार दर्शन किया था। तो अनाथ पिंडक जो था 500 गाड़ियों के साथ राजगीर की यात्रा कर रहा था और इसी अनाथ पिंडक ने बुद्ध का पहली बार दर्शन किया था जब वह 500 गाड़ियाँ लेकर राजगीर जा रहा था। तो ये भी हमें निदान कथा से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो किस तरीके से आपने देखा कि अनाथ पिंडक भी 500 गाड़ियों के साथ राजगीर जा रहा था। इसी तरीके से बेलथा व्यापारी 500 गाड़ियों के साथ चीनी का सीकर और जो मिट्टी के घड़ों में रखा हुआ था उनको लेकर जा रहा था। नगरों में स्थायी रूप से निवास करते हुए व्यापार करने वाले व्यापारियों को वणिक, श्रेष्ठ, श्रेष्ठी कहा जाता था। तो जो नगर में निवास करते थे व्यापारी, उनको हम वणिक, सेठ, श्रेष्ठी कहते थे। छोटे व्यापारी फेरी लगाकर अपना माल बेचते थे,
जो छोटे व्यापारी थे वो छोटे छोटे सामान को लेकर फेरी किया करते थे गांव गांव जा कर के। व्यावसायिक मार्ग के धनाढ़ व्यक्तियों को गृहपति भी बोला जाता था। तो जो व्यवसाय व्यक्ति थे, जो धनी व्यक्ति थे, उन्हें हम गृहपति भी बोलते थे। हालांकि प्रारंभ में गृहपति का प्रयोग गृहस्थ के लिए होता था। व्यापारी जब समूह या कारवां से दूर दूर प्रदेशों तक व्यापार करने जाते थे तो उनका नेतृत्व सारतवाह करता था। तो हमने देखा जैसे कारवां लेकर 500 गाड़ी के साथ, 1000 गाड़ियों के साथ दूर दूर तक प्रदेश की यात्रा किया करते थे, तो उन्हें हम बोलते थे सारतवाह। क्या बोलते थे? सारतवाह। ये ऐसे वर्ड हैं, इनको याद रखना। कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि सारतवाह किसे कहते हैं, तो वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। कारवां की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की होती थी। सारतवाह के अतिरिक्त इसके अलावा थल नियामक नामक अधिकारी भी होता था, जो कारवां का मार्गदर्शन करता था और भावी खतरे से व्यापारियों को अवगत और सचेत कराता था। थल नियामक एक अधिकारी हुआ करता था, जो कारवां का अधिकारी हुआ करता था और रास्ते में जो खतरे हुआ करते थे उनसे बताया करता था कि आगे खतरा है, उससे बचकर हमें चलना है। ये थल नियामक अधिकारी हुआ करता था सारतवाह का। सारतवाह के अलावा जातक कथाओं में व्यापार वाणिज्य की जातक कथाओं में व्यापार वाणिज्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है? जातक कथाओं में व्यापार वाणिज्य के लिए स्थायी, अस्थायी, सामयिक साझेदारी का भी उल्लेख मिलता है। अनेक व्यापारी सम्मिलित पूंजी इकट्ठा करके माल या नाव खरीदते थे तथा लाभ में पूंजी के अनुपात में अपना हिस्सा बांट लेते थे। अष्टाध्यायी के पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में दुकान के लिए आपण और बिक्री की वस्तुओं हेतु पाणितव्य शब्द का प्रयोग किया है। दो शब्द निकल करके आ गए इसमें। एक है आपण, आपण हो गया दुकान के लिए, ठीक। दूसरा शब्द हो गया पाणितव्य। ये जो वस्तु बेचते थे बिक्री के लिए, उसका पाणि शब्द का प्रयोग किया करते थे। प्रमुख नगरों में बाजार लगता था जहां वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता था, परंतु खाद्य पदार्थों की बिक्री नगर के प्रवेश द्वार पर ही होती थी, नगर के भीतर नहीं। महावग नामक ग्रंथ में नमक के लिए समुद्दंड और सिंधुत्त शब्द का प्रयोग किया गया है। नमक के लिए समुद्दंड और सिंधुत्त शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये बाजार जो था वो नगर के प्रवेश द्वार पर लगता था, नगर के भीतर नहीं लगता था ये। अब व्यवसायी श्रेणी के रूप में संगठित होते थे। व्यवसाय जो लोग होते थे वो श्रेणी के रूप में संगठित होते थे। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग की एक संस्था थी। विभिन्न व्यवसायों की अपनी भिन्न भिन्न श्रेणियाँ होती थीं। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियों का उल्लेख हमें मिलता है। पीछे हमने देखा था जो शिल्पकार थे, कर्मकार थे, बढ़ई थे, इस 18 श्रेणियों का उल्लेख हमें मिलता है। श्रेणी के जो अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष को प्रमुख, श्रेष्ठीन, श्रेष्ठी, ज्येष्ठक बोला जाता था। बड़े नगरों की श्रेणियों के जो बड़े नगर होते थे, बड़े नगरियों की श्रेणियों के प्रमुख को हम महाश्रेष्ठी बोलते थे। क्या बोलते थे? हम महाश्रेष्ठी बोलते थे, जो बड़े नगर होते थे। जैसे श्रावस्ती के व्यापारियों का महाश्रेष्ठी अनाथ पिंडक था। तो श्रावस्ती एक बड़ा नगर था, तो वहाँ पर जो व्यापारियों का जो श्रेष्ठी महाश्रेष्ठी था वो अनाथ पिंडक था। अनाथ पिंडक हमने देखा जो 500 गाड़ियों के साथ कहाँ पर राजगृह जा रहा था और उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से पहली बार हुई थी। तथा कौशाम्बी के व्यापारियों की श्रेष्ठी का महाश्रेष्ठी घोषक था। कौन था? कौशाम्बी के जो व्यापारी थे उसका महाश्रेष्ठी कौन था? घोषक था। श्रेणियाँ अपने व्यवसाय संबंधी जो श्रेणियाँ थी अपने व्यवसाय संबंधी नियम बनाती थी, जिससे श्रेणी धर्म कहा जाता था। इनके नियमों को राज्य मान्यता देता था। श्रेणियाँ कार्यकारी व न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य करती थी। तो ये न्यायिक कार्य भी हो गए और जो कार्यकारी हो गए वो भी दोनों प्रकार के कार्य करती थी। और भंडागारिक नामक अधिकारी जो था विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करता था। भंडागारिक अधिकारी हो गया दो व्यक्तियों के बीच या दो लोगों के बीच सामाजिक प्रेम भाव बना रहे, तो इस प्रकार की एकता बनाए रखता था दोनों लोगों में। बौद्ध ग्रंथों पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, बौद्ध ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी तथा नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी आदि के विवरणों से विदेशी व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। भारतीय व्यापारी जो थे वो श्रीलंका, बर्मा, बेबीलोन एवं रोम आदि देशों में व्यापार करने जाते थे। तो भारतीय व्यापारी श्रीलंका हो गया, बर्मा, बेबीलोन और यहाँ पर व्यापार करने के लिए जाते थे। पश्चिमी तट पर भृगु कच्छ तथा सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। इस तरीके से अगर बात करें, ये आपका पश्चिमी तट, यहाँ पर भृगु कच्छ और सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। और पूर्वी तट पर बात करें, पूर्वी तट पर ताम्रलिपि प्रमुख बंदरगाह था, जो भारत से रेशम, मलमल, चाकू, अस्त्र शस्त्र,
कालीन, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं तथा सोने चांदी के आभूषण व रत्न आदि निर्यात होते थे। और प्रमुख आयातित वस्तुओं में शराब, हीरे जवाहरात और सोना आदि प्रमुख थे जो वस्तुएं आयात किया करते थे। तो हमने देखा कि रेशम, मलमल, चाकू और जो कुछ असला जैसे अस्त्र शस्त्र हुए इनको निर्यात यानी कि खरीदते थे और यहाँ से शराब, हीरे जवाहरात, सोना दूसरे देशों में भेजा करते थे। ये व्यापार का माध्यम था। अब हम देखते हैं कर प्रणाली के बारे में, यानी कि जो टैक्स था वो किस प्रकार की व्यवस्था थी। कर प्रणाली की यदि बात करें, किसानों को अपनी उपज का 1/6 से 1/12 भाग तक कर के रूप में भूमि कर को देना होता था। तो 1/6 से लेकर 1/12 भाग तक टैक्स दिया करते थे किसान लोग। व्यापारियों को अपने माल पर चुंगी देना होता था, जो आंतरिक माल पर 1/20 भाग था। जो आंतरिक यानी कि अपने ही उसमें जो माल रहेगा वो था 1/20। और यदि अपने उससे अगर हम कोई माल बाहर जाएगा यानी कोई विदेश वगैरह जाएगा दूसरी जगह, जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक, बर्मा हो गया, तो वहाँ पर जो टैक्स था 1/10 होता था। तो ये कर प्रणाली के बारे में थी। अब हम देख लेते हैं सिक्कों के बारे में। जो सिक्के थे, किस प्रकार के सिक्के हुआ करते थे। इस समय आहत यानी पंचमार सिक्कों का प्रचलन हुआ था। प्रारंभिक आहत सिक्के चांदी के थे। तो शुरुआत में जो सिक्के थे आहत सिक्के चांदी के थे, परंतु बाद में तांबा और कांसा के भी आहत सिक्के हमें प्रचलित हुए हैं। ये सिक्के सांचे में नहीं ढाले जाते थे, बल्कि धातु के टुकड़ों पर विभिन्न चिन्हों को ठप्पा मारकर अंकित किया जाता था। ठप्पा मारकर मतलब होता है इन सिक्कों को पीट पीट कर ठप्पा बनाकर इन सिक्कों को तैयार किया जाता था। ठप्पा मारकर चिन्ह अंकित करने के कारण ही इसे पंचमार या आहत सिक्का बोला जाता था। तो पीट कर इनको बनाता था, इसीलिए हम इसको पंचमार या आहत सिक्का कहा जाता था इन सिक्कों को। इन सिक्कों पर प्रारंभ में एक ही ओर चिन्ह होता था। इन सिक्कों पर शुरू में एक ही ओर अंकित चिन्ह किया जाता था, परंतु बाद में दोनों ओर अंकित किया जाने लगा। यानी कि सिक्का था, एक तरफ चिन्ह बनाए जाते थे और दूसरी तरफ प्लेन रहता था ये सिक्का। बाद में दोनों तरफ अंकित किया जाने लगा ये सिक्का। जिन आकृतियों को पंच किया गया है उसमें प्रमुख थे मछली, पेड़, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल, खरगोश, वृषभ, सूर्य चक्र के साथ साथ ज्यामितीय चित्र। ज्यामितीय चित्र में था आपका वृत्त था, चतुर्भुज था, त्रिकोण था आदि। इन पर चिन्ह हुआ करते थे सिक्कों पर। जैसे आज के सिक्कों में आप देखते हो, जैसे गेहूं का चित्र होता था, ठीक है ना, और सत्यमेव जयते से लिया गया एक वो चित्र हुआ करता था। तो उस टाइम पर भी सिक्कों पर दोनों तरफ चित्र बने होते थे। लगभग 500 विभिन्न चिन्ह मिले हैं। ये सिक्के कई आकार के गोल, अंडाकार, तिकोने, चौकोर, पंचकोण, दृष्टिकोण के पाए गए हैं। ये चित्र आज भी आप जैसे म्यूजियम, कोई पुराना म्यूजियम होगा तो वहाँ पर पाषाण काल के सिक्के रखे हुए हैं। वो आप चौकोर, गोलाकार, त्रिकोण इस प्रकार के सिक्के आप देख सकते हैं। पाणिनि ने शतमान, शाण, कापड़षण आदि, कापड़षण, पाद कापड़षण, माशक आदि सिक्कों का उल्लेख किया गया है। तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी ने लिखी है पाणिनि, इस बुक में जो सिक्कों के नाम है शतमान हो गया, शाण हो गया, कापड़षण हो गया, अर्ध कापड़षण हो गया, तो ऐसे सिक्कों का उल्लेख किया गया है। इनके सिक्कों के नाम है ये। शतमान जो था 100 पत्ती था, 100 रत्ती 180 ग्राम चांदी का सिक्का हुआ करता था शतमान। एक शतमान 8 शाण के बराबर था। कापड़षण चांदी और तांबा दोनों का सिक्का था। चांदी का कापड़षण 180 ग्राम का, जबकि तांबे का कापड़षण जो था 140 ग्राम का हुआ करता था। यानी कि चांदी का सिक्का 180 ग्राम का और तांबे का सिक्का 140 ग्राम का होता था। तो ये सिक्कों के प्रकार हो गए। हमने देखा कि किस प्रकार के सिक्के थे, किस प्रकार की कर प्रणाली थी, किस तरीके से लोग व्यापार किया करते थे, इसके बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय नगरीकरण जो सेकंड क्रांति हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो आपका मगध साम्राज्य है, में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते थे, ये पूरा हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक्स।